हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोटबुक में हेडिंग डालिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन में हम दो टाइप के सॉल्यूशन की यहाँ पर वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे बेटा, है ना। एक हम स्टडी करेंगे लिक्विड लिक्विड की, जब लिक्विड में लिक्विड हो, है ना। और दूसरी हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में लिक्विड सॉलिड की। ठीक है, लिक्विड सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक, वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा, वैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में सब चीज डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे अफेक्ट होता है, बट थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, कि वेपर प्रेशर होता क्या है, बस ये देखते हैं, है ना। अगर मान लो मैंने बीकर पे यहाँ पर वाटर ले लिया और इस वाटर को कवर अप कर दिया, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं धीरे धीरे गैस बनने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये सबको पता है, जिसको बोलते हैं हम इवोपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा, लास्ट लेक्चर में हमने समझा भी था। ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे, जैसे जैसे ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। जब यहाँ पर ये वेपर फेज जो है वो बढ़ते जाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो इधर उधर मूव करेंगे, मूव करने की वजह से ये वॉल्स पे, कंटेनर पे, सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मॉलिक्यूल इधर आते जाएंगे, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे यहाँ पर प्रेशर बढ़ते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये जो गैस है वो वापस लिक्विड बनने लगेगा, गैस वापस लिक्विड बनने लगेगा। या आप सबको मालूम है कि प्रेशर को बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो गैस वापस लिक्विड में बढ़ने लगेगा प्रेशर की वजह से। यहां पर इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, या कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो थोड़े समय के बाद, ठीक है, वाटर लिया, जार को एक क्लोज्ड वेसल में वाटर लिया, तो वाटर लेने के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद इवोपोरेशन स्टार्ट होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी जरूर आ जाती है, जैसे जैसे प्रेशर यहाँ पर बढ़ते जाता है, कि कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये दोनों प्रोसेस साथ ही साथ होने लगता है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ठीक है, यहां पर जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इक्विलिब्रियम स्टेज में लिक्विड के वेपर्स लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को क्या बोला जाता है बेटा? वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो वेपर प्रेशर एक प्योर सॉल्वेंट में हो ही रहा है ना, प्योर लिक्विड में हो रहा है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कुछ मिक्स नहीं की, वो वहां पे हो रहा है। अगर मान लो हम एक सॉल्यूशन ले ले, इस लिक्विड में ये वाटर है सपोज, अब मैं ये बोलता हूं कि इस वाटर पे आपने अल्कोहल मिक्स कर दिया, वाटर तो था ही, इसमें आपने अल्कोहल मिक्स कर दिया, तो क्या वेपर प्रेशर होगा? बिल्कुल वेपर प्रेशर फिर भी होगा। तो ये आज हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब जिसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर तो आपको एक बार फिर से समझ में आ गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तो इसका भी होगा। ठीक है, किसका होगा बेटा? लिक्विड का भी होगा वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को कैसे हम डराइव करेंगे, उसके लिए इक्वेशन, और कैसे वो डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर के लिए राउल्ट ने एक लॉ दिया, काफी इंपॉर्टेंट लॉ था, है ना, जिसको हम बोलते हैं राउल्ट लॉ।
अभी राउल्ट लॉ होता क्या है वो समझते हैं। सपोज कि मैंने क्या लिया, बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने मिक्सचर लिया है। किसका मिक्सचर लिया है? वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर यहां पर सपोज मैंने लिया है। और सपोज इसमें मैं वाटर को बी से और अल्कोहल को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस केस में वाटर लिया मैंने, क्लोज्ड वेसल में वाटर लिया, वाटर को मैं सपोज यहां पर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अल्कोहल को सपोज ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल पी ए बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल पी कैपिटल ए। पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, मैं बताया था लास्ट टाइम आपको। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को किससे डिनोट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्मॉल पी कैपिटल पी। ठीक है, यहां ऊपर लिख लो पहले, लेट्स टेक अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स सॉल्यूशन। ठीक है, हमने लिया वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर, वो भी लिख लेना है ना। सपोज वी टेक द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर एंड वी डिनोटेड द अल्कोहल एज द ए एंड वाटर एज बी। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज सपोज पीबी। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर ये डाल्टन्स लॉ यहां पे काम करता है, डाल्टन्स लॉ काम करता है। डाल्टन ने क्या बोला था, सुनिए जरा, डाल्टन ने क्या बोला था। डाल्टन लॉ को मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर डाल्टन जी के अकॉर्डिंग, अगर मान लो, आप सोच के देखिएगा, डाल्टन ने, ये तो रॉल्ट का है, डाल्टन ने क्या बताया वो बताऊंगा मैं आपको। अल्कोहल यहां से गैस बनेगा, अल्कोहल और ये वाटर का मिक्सचर है, तो यहां पर अल्कोहल भी वेपोराइज होगा और वाटर भी वेपोराइज होगा। यह सब दोनों के वेपर फॉर्म होंगे यहां पर। तो यहां पर अल्कोहल जो है वो सरफेस के ऊपर, अल्कोहल की वेपर जो है सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? पीए बोल रहे हैं। और वाटर के वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको पीबी बोल रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन मिला, दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन बोलेंगे ना, तो ये जो सॉल्यूशन मिला, इनका वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर कहलाएगा, है ना। जिसमें क्या होगा? पी ए भी होगा और पी बी भी होगा, पी ए भी होगा और पी बी भी होगा। इसके अंदर दोनों प्रेशर हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर को सपोज हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी में अगर कंफ्यूजन ना हो इसलिए पी टोटल लिख सकते हो। टोटल आपको इस चीज को क्या करेगा? आपको बताएगा कि ये टोटल प्रेशर है, मतलब कि सॉल्यूशन का प्रेशर है। वैसे कैपिटल पी से भी समझ जाना है आपको। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? डाल्टन जी बोलते हैं कि इसके अंदर जितने भी गैसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट के गैसेस हैं, उनके पार्शियल प्रेशर का सम होता है। सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उसके कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम होते हैं। तो सम तो होगा ही। सोचिए जरा, इसके अंदर पीए जितना प्रेशर लगा रहा होगा और पीबी जितना प्रेशर लगा रहा होगा, अगर वो दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यही चीज डाल्टन ने वहां पर बताया था। ठीक है, तो पी टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो डाल्टन के अकॉर्डिंग है। ये बात को ध्यान रखेंगे सारे बॉक्सेस जितना मैं यहां पर बना रहा। ठीक है, अब राउल्ट जी क्या बोलते हैं? राउल्ट जी बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट जी क्या बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional of its mole fraction
एट गिवन टेम्परेचर। अब वो गिवन टेम्परेचर कुछ भी हो बेटा, चाहे वो टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है 300 केल्विन हो सकता है 278 केल्विन हो सकता है 275 केल्विन हो, ठीक है। गिवन टेम्परेचर कुछ भी, कोई भी टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है, अगर मैं ए यहां पर किसको नहीं, एल्कोहल, तो एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर, एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर एल्कोहल के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, हम ए की बात कर रहे हैं तो एक्स ए, ठीक है। वेयर आप लिख दो यहां पे, वेयर एक्स ए इज द, क्योंकि ऊपर डिनोट नहीं किए, इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये राउल्ट का लॉ था। राउल्ट जी बोलते हैं कि इसके अंदर जो पी ए है पार्शियल प्रेशर, वो एल्कोहल के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अभी आप खुद सोच सकते हैं बेटा, अगर ये एल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो एल्कोहल के वेपर ज्यादा होंगे, मतलब एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन, ओके। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाएंगे, इसका मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो पी ए ज्यादा होगा, अगर इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पी भी ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा क्या, इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये बोला राउल्ट जी। जितना ज्यादा क्वांटिटी आपका नंबर ऑफ मोल इसका होगा, उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे, जितने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड किया, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड किया। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा फील कीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर ज्यादा होगा भाई, सिंपल सी बात, ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर यहां से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहां पर क्या ले लू मैं, सपोज कि के ले लेता हूं, पी ए इज इक्वल टू स्मॉल के एक्स ए, वेयर के इज द कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट। अभी सोचिए जरा कि अगर यही अल्कोहल अकेले होता, अभी तो वो वाटर के साथ है, अगर वही अल्कोहल अकेले है, एक बीकर है, बीकर के अंदर अल्कोहल अकेले, ठीक है, और ये कवर लगा हुआ है, तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन, इसका जो पार्शियल प्रेशर है पी ए जो होगा, ये सिर्फ अल्कोहल है, ये मिक्सचर था, ये सिर्फ अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। तो उस केस में पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स ए, ओके। तो पी ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, के एक्स ए लिखूंगा, और एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, जब वो अकेले है तो, अकेले है तो एक्स ए 1 होगा, यस और नो। कोई एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी, मैं आप लोग को बताया था, ये हमेशा टोटल जो होता है मोल फ्रैक्शन के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा 1 होता है, दो कंपोनेंट है हमेशा 1 होगा। तो अगर मान लो एक्स बी तो है ही नहीं, यहां पर वाटर तो है ही नहीं, तो वाटर जब नहीं रहेगा तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तब जब ये 0 हो जाएगा तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यस और नो। तो एक्स ए की वैल्यू में यहां पर क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं। तो यहां पर आगे हम नोट करेंगे, ठीक है, ये सभी बीच में नहीं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, ये नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे इसे कंटिन्यू करूं, ले लीजिए, चलो बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर मान लो अल्कोहल प्योर फॉर्म पे हो, अल्कोहल प्योर फॉर्म पे हो, मतलब कि वाटर जब होगा ही नहीं वहां पे, तो इस इक्वेशन पे हम ये लिख सकते हैं, वेन अल्कोहल, या यहां पर लिख लो वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंस in pure form,
ठीक है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है, अब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बार बार हो जा रहा है, यहां पार्शियल प्रेशर किस कौन से फॉर्म पे, सॉल्यूशन के लिए था, अब ये प्योर फॉर्म के लिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए ना, तो फिर पीए में कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं यहां जो प्योर फॉर्म पे सॉल्यूशन जो होता है उसको पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, पी ए नॉट से। तो पी ए नॉट का मतलब समझ जाएंगे आप लोग, पी नॉट ए का मतलब समझ जाएंगे, ये हो गया पी नॉट ए, ये हो गया प्योर फॉर्म पे ए का प्रेशर। यहां पर ये पी ए क्या है, सॉल्यूशन पे ए का पार्शियल प्रेशर, और ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म पे ए का पार्शियल प्रेशर। तो प्योर फॉर्म पे ए का पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो पी नॉट ए जो है, अगर मैं यहां से क्या हटाऊं बेटा, एक्स ए की वैल्यू में रखूं, ठीक है, पी नॉट ए में यहां पर क्या रखूं बेटा, एक्स ए की वैल्यू, यहां पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये के होगी, ठीक है। और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 1, साइन की जगह मैंने ले लिया के, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के ले लिया, एक्स ए की वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी वो आपको समझ में आया, अभी बताया मैं आपको, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, कि एक्स बी तो है ही नहीं, इसलिए इसका वैल्यू क्या 1 हो गया। तो प्योर फॉर्म पे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 1 इन प्योर फॉर्म, ऐसा मैं बोल सकता हूं, या आप ब्रैकेट में लिख लो ताकि भूलो मत, बिकॉज एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब मतलब अल्टीमेटली क्या मिला, के इज इक्वल टू क्या मिल गया, पी नॉट ए मिल गया, ठीक। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन, इसके पहले जो यहां पर मिले इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो बेटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, के की जगह आ जाएगा पी नॉट ए, के की जगह आ जाएगा पी नॉट ए, आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, हमको ये इक्वेशन मिल गया। ये भी राउट लॉ, ये भी राउट लॉ है, ये भी राउट लॉ, ये राउट लॉ से ही तो आया ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो अब इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बनाएंगे, क्या बोलता है, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट गिवन टेम्परेचर, ये तो है। इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू दी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी हो जाएगा इसका क्या डेफिनेशन। यहां पे क्या लिख सकते हो आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ partial pressure of component in pure form and their mole fraction। थोड़ा पास हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां टाइम बना देता हूँ। राउट लॉ तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले चुके हैं बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं इसको इरेज कर दूं, मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेने, है ना। तो ये तो लाइन आप लोग लिख चुके हो, चलो। तो हमको ये मिला, देखो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म पे मिला है, इसका प्रोडक्ट है एक्स ए के साथ, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन के साथ ये प्रोडक्ट हुआ, एंड देयर मोल फ्रैक्शन। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये पी ए के लिए निकाले, तो अगर मान लो पी बी के लिए आप निकालना चाहो तो पी बी भी निकाल सकते हो, पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी नॉट भी हो जाएगा, और पी बी का मोल फ्रैक्शन, सॉरी H2O का मोल फ्रैक्शन एक्स बी हो जाएगा। अगर आप
सेम डेरिवेशन इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो तो सेम इसके लिए कैलकुलेट करोगे। यस और नो? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर फॉर्म। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखो सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना, बी के लिए ये आपका हो जाएगा। अगर आप ये दोनों वैल्यू को, ठीक है, देखो राउल्ट लॉ को दो मिल चुके, एक तो ये है और एक पहले जो यहां पर मैंने लिखा था। ठीक, दो राउल्ट लॉ हमको मिल चुके हैं। अब डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर मैंने अभी नोट करवाया था, आपको करवाया था कि टोटल प्रेशर में नोट किया था? देखिए जरा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है? पी टोटल, पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी होता है। अब पी ए की वैल्यू क्या आई है बेटा यहां पर? बोलो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या आई है बेटा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अगर मान लो मैं एक्स ए की यहां वैल्यू पुट करना चाहूं या एक्स बी की वैल्यू पुट करना चाहूं, किसी की भी वैल्यू पुट करना चाहूं, अगर मान लो, चलिए हम करते हैं किसकी वैल्यू पुट? हम एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बी की वैल्यू मैं कैसे पुट करूंगा बताओ? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां से कर सकते हैं पुट। सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो एक्स बी इज इक्वल टू, ये एक्स ए इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स ए। बहुत धीमे धीमे समझिए, आसान से बनेगा। ठीक है बेटा, वीडियो की लेंथ पे मत जाइए बेटा, आराम से अच्छे समझना जरूरी है। ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स इधर चला गया, माइनस हो गया। अब ये एक्स बी की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में। क्या हो जाएगा? पी नॉट ए प्लस, सॉरी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और यहां पर एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, यहां से लिया। ओके, अब देखो यहां भी एक्स ए, यहां भी एक्स ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बोर्ड फिल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे कंटिन्यू करें। ओके, ले लिया, बढ़िया। वही देखिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा बताओ? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये एक्स ए वाले को एक तरफ ले लें, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। एक्स ए को यहां से बाहर निकाल दो, एक्स ए, यहां क्या बचा? पी नॉट ए माइनस, यहां क्या बचा? पी नॉट बी, सॉरी स्मॉल पी ना, थोड़ा स्मॉल पी रहेगा बेटा, ध्यान रखेंगे। स्मॉल पी नॉट ए, पी एक्स ए यहां से बाहर आया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। ठीक है, और ये क्या है? पी टोटल, पी टोटल। ठीक, एक्स बी की वैल्यू, एक्स बी की यहां पर एक्स बी की वैल्यू पुट किए थे, इसी को हम एक्स ए की भी वैल्यू पुट कर सकते थे। यहां पर हम एक्स ए की भी वैल्यू पुट कर सकते थे। जब यहां पर एक्स ए की वैल्यू पुट करते तो क्या आता बेटा? 1 माइनस एक्स बी आता यहां पे, वहीं पर 1 माइनस एक्स बी आता ना। ट्राई करो जरा, ट्राई करो, ट्राई कर ले। ये तो एक आया, पी टोटल एक आया, एक और पी टोटल ट्राई करते हैं इधर राइट में ट्राई करूंगा। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। यहां से यहां तक तो आपको समझ में आया था, यहां से देखते हैं। यहां से ये एक्स ए की जगह भी क्या रखेंगे? ये 1 माइनस एक्स ए रखा था,
अब ये एक्स ए की जगह क्या, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रखा था यहां से। अब यहीं को अगर इसी को आपको एक्स ए की वैल्यू रखना हो तो ये एक्स बी रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो इस इक्वेशन में यहां पर आप बोलो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ले लिए थे। इक्वेशन नंबर 2 पे अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन 2। करो वैल्यू पुट करो, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए का मल्टीप्लीकेशन पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, पी नॉट ए ये तो बाहर है ही, यहां से अब हम एक्स बी को बाहर निकाल दो। क्या किसको निकालेंगे बाहर, एक्स बी को बाहर निकालते हैं। एक काम करो, पहले प्लस वाला को रखो फिर बाद में माइनस वाले को। तो हम इसको कैसे अरेंज कर लें, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। देखो पहले प्लस वाले को रखा बाद में माइनस वाले को, ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। पी नॉट ए प्लस यहां से एक्स बी अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बच जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये बचेगा। ठीक है, और ये है क्या, पी टोटल, पी टोटल का इक्वेशन। तो पी टोटल के लिए एक और इक्वेशन मिला मेरे को। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे आप। पी टोटल पे यहां पर एक्स ए है और यहां पी टोटल पे एक्स बी है। कहने का मतलब अगर मान लो आपको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आपको प्योर फॉर्म पे सॉल्यूशन का प्रेशर मालूम होना चाहिए। प्योर फॉर्म पे सॉल्यूशन का प्रेशर मालूम हो और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो। यहां पर भी देखो, प्योर सॉल्यूशन, प्योर फॉर्म पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये क्या है, कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म पे, ये कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, बी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म पे, नॉट लगा मतलब प्योर फॉर्म पे। ठीक है, जब वो अकेले अवेलेबल हो। ठीक है, और एक्स बी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो किसी भी एक मोल फ्रैक्शन अगर आपके पास हो, किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन हो और दोनों कंपोनेंट का क्या हो, प्योर फॉर्म पे मोल फ्रैक्शन अवेलेबल हो, तो आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको पी नॉट ए क्या लिया था, एल्कोहल का वेपर प्रेशर, एल्कोहल का वेपर प्रेशर कुछ तो होता होगा फिक्स, एल्कोहल का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये तो फिक्स होता होगा ना। ऐसा थोड़ी कि एल्कोहल आज इतना वेपर प्रेशर दिखाया तो कल कुछ और प्रेशर दिखाएगा, परसों कुछ और दिखाएगा, नहीं भाई। आज अगर 298 केल्विन पे एल्कोहल का वेपर प्रेशर जितना भी होगा, सपोज ये होगा 240 mmHg होगा, तो कल भी ये इतना ही रहेगा, परसों भी इतना ही रहेगा। तो ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर ऐसा देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पी नॉट भी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। पी नॉट भी क्या था, हमारे पास वाटर था। तो ये दोनों प्योर फॉर्म पे अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अब एक्स बी आप तो आप पे डिपेंड करेगा, है ना, कि आप कितना मोल लेने वाले हो। जितना मोल लोगे उतना मोल फ्रैक्शन बनते जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। तो कितना मोल लेने से कितना टोटल वेपर प्रेशर जनरेट होने वाला है वो तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। ये इस इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल था। रोल समझिए आप इक्वेशन का। अगर आप केमिस्ट्री को फील नहीं कर पाओगे, अच्छे से इक्वेशन को समझोगे नहीं, तो मतलब ड्राइव करने से बस मतलब नहीं है। ड्राइव करने के बाद इसका मतलब समझिए, सेंस समझिए कि इसका कितना बड़ा यूज है। अगर आपको पी नॉट ए मालूम हो, पी नॉट ए मालूम है, ये तो प्योर फॉर्म पे एल्कोहल का वेपर प्रेशर है। एल्कोहल में कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पी नॉट ए मालूम है, मतलब प्योर फॉर्म पे वेपर प्रेशर मालूम है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस भी कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो, तो ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्सबी को ध्यान रखना है कि मैं कितने कंपोनेंट को कितने वेपर प्रेशर, सॉरी, कितना नंबर ऑफ मोल में मिक्स कर रहा हूं। जैसे कि मैंने ले लिया 2 मोल, किसके लिए, 2 मोल लिए मैंने एल्कोहल के,
ठीक है, और मैंने लिए 8 मोल किसके लिए, वाटर के। तो अब मेरे को पहले से मालूम है एल्कोहल का नंबर ऑफ मोल कितना लिया, वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना लिया, तो मोल फ्रैक्शन मालूम हो गया। तो मोल फ्रैक्शन मालूम हो गया तो पी टोटल हमको मालूम चल जाएगा। तो हमको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जानना जरूरी है और कंपोनेंट का क्या जानना जरूरी है, इसका प्योर फॉर्म पे वेपर प्रेशर। अगर हमको ये मालूम हो तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका हमको वेपर प्रेशर पता चल जाएगा। ये राउट लॉ से आया हुआ इक्वेशन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए, अब उन्होंने एक काम करके देखा था, बताओ यहां पर, कहां पर, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा। कौन सा वाला बताता हूं मैं आपको। अभी मैं आपको क्या बताया था कि राउट ने क्या बोला, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, जिसका उन्होंने फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आपको बुक्स में मिलेंगे लेकिन जनरली समझ में नहीं आता कई स्टूडेंट्स को, तो मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि वो ग्राफ क्या शो करता है। उन्होंने क्या किया, पी ए और एक्स ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इन दोनों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला, वेपर प्रेशर थोड़ा कैलकुलेट किया। ठीक है, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया तो उन्होंने ये पाया कि जब वो क्या करते हैं, सपोज उन्होंने ले लिया मोल फ्रैक्शन को इधर एक्स एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन एक्स ए को ले लिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सपोज उन्होंने ले लिया वेपर प्रेशर, तो उनको लीनियर इक्वेशन मिला। अब एक्चुअल डाटा आई डोंट नो, ठीक है, बट एक एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मोल फ्रैक्शन 0.1 में सपोज उनको मिला 200 mmHg सपोज। ठीक है, डाटा इज नॉट फिक्स, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। मैं इसको आपको फिर से बोल देता हूं, डाटा फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ठीक है, कि इस टाइप से ग्राफ उनको मिला। 0.2 मोल फ्रैक्शन पे उनको 400 वेपर प्रेशर मिला, 0.3 मोल फ्रैक्शन पे उनको 600 वेपर प्रेशर मिला, 0.4 पे उनको 800 वेपर प्रेशर मिला और 0.5 पे सपोज उनको 1000 वेपर प्रेशर मिला। वैसे ही बहुत ज्यादा हो जा रहा है, सपोज ये 100 मिला, या सपोज ये 100 मिला, चलो 100 मिला, ये मिला 200, ये मिला 300, ये मिला 400, ये मिला 500, ऐसा उनको मिला। ठीक है, तो मोल बना के देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400 और ये हो गया 500। ठीक है, तो 0.1 पे 100, 0.2 पे 200, यहां पर 300, यहां पर 300, 4 पे 400 था और 0.5 पे 500 था। जब आप इसको सब लाइन को ज्वाइन करोगे तो आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, लीनियर। ठीक है, तो उनको लीनियर इक्वेशन मिला था किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर के बीच में, वेपर प्रेशर के बीच। इसलिए तो उन्होंने बोला था, इसलिए तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है, मतलब इसको जितना बढ़ाओगे ये उतना बढ़ेगा। समझना है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल पी टोटल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, जितना इतना नोट करो बेटा, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इतना नोट कीजिए प्लीज। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाई राउल्ट्स लॉ में बी रिगार्डेड एज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, कि राउल्ट लॉ को हेनरी लॉ के स्पेशल केस के रूप में कैसे जाना जा सकता है, कैसे बोल सकते हैं, कैसे रिगार्ड उसको लिया जा सकता है। देखिए जरा, हेनरी लॉ, सॉरी पहले तो राउल्ट लॉ लिखते हैं। राउल्ट लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ अभी पढ़े हैं तो राउल्ट लॉ लेते हैं। राउल्ट्स
लॉ, एज पर द राउल्ट्स लॉ, partial pressure of any component is directly proportional to the, या डायरेक्ट लिखते हैं, partial pressure of any component is equal to the product of the partial pressure of the component in its pure form and their mole fraction. ये हमने आज ड्राइव किया राउल्ट लॉ से। राउल्ट लॉ क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर किसी गैस का उसके प्योर फॉर्म पे पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया राउल्ट लॉ से। ऊपर तो लिख ही दिया मैंने, एज पर द राउल्ट लॉ। हेनरी लॉ क्या बोला था? पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ भूल गया हम। ये क्या बोलते हैं? गैस के लिए दिया था हेनरी लॉ, थोड़ा याद करो किसके लिए था? गैस के लिए। ये कोई सॉल्वेंट है, इसमें कोई गैस डिजॉल्व है। गैस कैसे डिजॉल्व होता है? जब आप इस पे प्रेशर लगाते हो तो, ठीक है, प्रेशर लगाते हो तो गैस डिजॉल्व होता है। जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस डिजॉल्व होगा, या उतना ही ज्यादा वहां पर, हाँ, जितना ज्यादा आप यहां पर प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वहां पर गैस डिजॉल्व होगा। अब ये जो गैस है इस पर प्रेशर लग रहा होगा गैस के मॉलिक्यूल पे, और यहां पर लिक्विड के मॉलिक्यूल के पर भी प्रेशर लग रहा होगा। तो गैस के मॉलिक्यूल पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वेयर इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिजॉल्व। ठीक है, जब आपने गैस को डिजोल्व कर, हेनरी लॉ बता रहा हूं, जब आपने गैस को डिजोल्व करना चाहा तो उसके लिए प्रेशर लगाया सॉल्वेंट पे। ठीक है, तो यहां पर इस सॉल्यूट पे, गैस पे भी प्रेशर लग रहा है और इस सॉल्वेंट पे भी प्रेशर लग रहा है। गैस पे पर्टिकुलर लगने वाले प्रेशर को सपोज यहां पर आप क्या बोल रहे? पीए। सॉल्वेंट पे लगने वाले को यहां सपोज पीबी बोल रहे। तो यहां के सॉल्यूट पे, गैस पे जितना प्रेशर लग रहा है उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, टोटल प्रेशर थोड़ी। टोटल प्रेशर तो दोनों पे लगेगा उसको बोलेंगे। तो इस पे लगने वाला प्रेशर, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाते हो, हेनरी ने बोला, उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन का वहां पर गैस जो है वो डिजॉल्व हो पाएगा। सोच के देखो, अगर मान लो यहां पर मान लो आपको 10 यूनिट गैस डिजॉल्व करना हो, तो आप जितना प्रेशर लगाओगे, 20 यूनिट अगर आपको गैस डिजॉल्व करना हो तो ज्यादा प्रेशर लगाओगे। यस और नो? अगर आपको 0.2 मोल फ्रैक्शन का गैस डिजॉल्व करना हो, है ना, आपको इतना गैस डिजॉल्व करना है कि उसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, सॉरी उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 आना चाहिए, तो आपको जितना भी प्रेशर लगाना पड़ेगा उससे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा 0.4 के केस में। ठीक है, हेनरी लॉ ये पढ़े थे हम पहले, पूरा पढ़ा चुका डिटेल में। तो जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन उस गैस का होता है। ये हेनरी लॉ से। जब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आप हटाओगे पीए यहां हेनरी लॉ से, तो हेनरी कांस्टेंट आता है, के एच डिनोट करते हैं इंटू एक्स ए। ठीक है, अब आप इक्वेशन ए देखो, इक्वेशन फर्स्ट देखो और इक्वेशन सेकंड देखो, क्या डिफरेंस है? पी ए एक्स ए, डिफरेंस के एच और पी नॉट ए पे। ओके, सो इफ वी सी बोथ द इक्वेशन getting from the Raoult law and the Henry law, all the terms are the same, only the changes are their constant value. Only constant value are differ. Only constant value are differ. सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू डिफर कर रहा है। अगर मान लो आप इसको देखें, इक्वेशन 1 और 2 को, इन इक्वेशन 1 and 2 only constant value are differ. We can say that KH is equal to P naught A. ये बोले KH, यहां जो KH है यहां ये P naught A, तो KH is equal to P naught A। हालांकि KH is equal to P naught A से मतलब नहीं, ठीक। तो ओनली सिर्फ यही बस डिफरेंस है किसमें? राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में। इसलिए राउल्ट लॉ को क्या बोला गया? हेनरी लॉ का ये स्पेशल केस है। राउल्ट लॉ क्या है? हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। के एच की जगह सिर्फ पी नॉट ए आया है।
ये क्यों आया, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो सिर्फ ये डिफरेंस हमको मिलता है इसलिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। Why Raoult law may be regarded as the special case of Henry law? If we see the equation of Raoult law and Henry law, the difference between these two equations are the changes in the or the difference in the value of constant, that is kh is equal to p naught a. That's why Raoult law is regarded as the special case of Henry law. It will be its answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द वेपर फेज, इसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि ये बीकर हमने लिया था, ये हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन मतलब ये आपको सपोज यहाँ पर सेम एग्जांपल H2O और अल्कोहल है, C2H5OH है, ठीक है बेटा। यहाँ पर सपोज इसका मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.3 होगा, तो टोटल 1 होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए, तो इसका मोल फ्रैक्शन तो आपको मालूम है, ठीक। अब ये गैस बने, धीरे धीरे इवोपोरेशन होने लगा, गैस बनने लगा, वेपर प्रेशर जनरेट हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन दी वेपर फेज। ये जो वेपर है, ये यहां पर जो वेपर है, इसमें H2O भी है और अल्कोहल भी है, C2H5OH भी है। इनका मोल फ्रैक्शन, यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन XB है सपोज, और इसका मोल फ्रैक्शन सपोज XA है, XA डैश, चलिए ऐसे लो, XB डैश XA डैश, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये बात है, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन दी वेपर फेज। इसका तो आपको मालूम है, आपने खुद लिया था, आप खुद अपने से लिए हो ना, आप मिक्स किए हो, सॉल्यूशन आप बनाए हो, ठीक है, तो वो आपको मालूम है। लेकिन वेपर तो वो अपने से बना, वहां पर आप इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इट इज द क्वेश्चन, इट इज द टॉपिक। ठीक, एम पहले क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इस यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना, वेपर कंडीशन पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। चलिए, ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल, लेट्स टेक अ solution, let's take a solution of, let's take a solution in which suppose क्या बेटा, PA is the partial वेपर प्रेशर, ये तो आपको मालूम ही है, ऑफ ए। PB इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। X डैश A इज द क्या है बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन इट्स वेपर फेज वाला कंडीशन पे उसका मोल फ्रैक्शन, एंड एक्स डैश बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन इट्स वेपर फेज। ठीक, समझ में आए ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कहां से निकाल सकते हैं बेटा, इसमें हेल्प करता है डाल्टन लॉ। कौन हेल्प करता है, डाल्टन लॉ से हम निकाल सकते हैं। डाल्टन लॉ अभी पढ़े थे। P टोटल क्या होता है, P टोटल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B का सम होता है, ठीक है। और राउल्ट लॉ क्या बोले, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग RAOULTS, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताइए जरा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होगा वो इक्वल होगा इसके प्योर फॉर्म पे पार्शियल प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन अगर गैसियस केस में है तो यहां पर एक्स डैश ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पीबी की बात करूं तो पीबी यहां पर पी नॉट बी और एक्स डैश बी के इक्वल होगा। यस सर, पी ए पी नॉट ए और एक्स ए, और पीबी जो है पी नॉट बी और एक्स बी की इक्वल होगा।
लेकिन अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को वहां पर वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल से ना कंसीडर करके हम उसके पार्शियल प्रेशर से कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वैसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए क्या होता है, एक्स ए होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ये होगा मोल फ्रैक्शन। तो यही होगा ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। लेकिन वहां पर नंबर ऑफ मोल को किससे डिनोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर से डिनोट कर सकते हैं। गैसियस केस में पार्शियल प्रेशर से डिनोट करते हैं। क्यों पार्शियल प्रेशर को ही कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल उस गैस का डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ मोल के जगह हम वहां पर पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं। तो वेपर फेज के केस में है ना, ए का प्रेशर को आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर क्या बोलोगे आप, पी ए बोलोगे। ठीक है, और बी के वेपर प्रेशर को क्या बोलोगे आप, पी बी बोलोगे वेपर फेज में। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डैश ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पी बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी टोटल लिख सकता हूं। मतलब डाल्टन में क्या बोला है, पी ए प्लस पी बी पी टोटल। और ये क्या है, एक्स डैश ए। तो एक्स डैश ए कैसे निकलेगा, पी ए बाय पी टोटल। अब पी ए से आप यहां से आप फॉर्मूला से वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स ए निकल गया। ठीक है, तो ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, सॉरी यहां पर ये एक्स ए डैश नहीं आएगा ना, ध्यान रखेंगे ना, ये इसके अंदर पी ए क्या होता है, ये पी ए राउल्ड लॉ किसके लिए दिए थे, ये गैस के लिए, सॉरी ये सॉल्यूशन के लिए दिए थे। तो सॉल्यूशन राउल्ड लॉ रहेगा सॉल्यूशन के लिए पी नॉट ए डिवाइडेड बाय एक्स ए, और राउल्ड लॉ के अकॉर्डिंग पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अगर मान लो आप इसको हम यहां पर वैल्यू को पुट करें, ठीक है, कौन से वैल्यू को पुट करें, ये पी ए की वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए तो एक्स डैश ए निकल जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लिए। ठीक है, राउल्ड लॉ क्या बोला, राउल्ड लॉ जो दिया था वो दिया था इसके लिए, इसके लिए नहीं दिया, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका था तो इसमें तो एक्स ए है, इसमें इसका जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसको सपोज हम एक्स बी और इसका क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, और एक्स डैश वाला जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो पी ए की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ये मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा, चलो तो वैल्यू पुट करें जरा, क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट ए इज इक्वल टू पी ए की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टोटल। ठीक है, तो अगर मान लो आप ये इक्वेशन यूज करते हो तो आप एक्स डैश ए निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको एक्स बी चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डैश बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टोटल। ये तो आप यहीं से इक्वेशन बना सकते हो। अगर एक्स ए के लिए ये आया तो एक्स बी के लिए ये आ जाएगा, एक्स डैश बी के लिए। ठीक है, तो यहां से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर फेज में। ओके, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस, we can calculate the mole fraction in vapor phase. ठीक है, चलिए नोट कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर 44.5 mm एंड 88.7 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है। क्या दिया बेटा, वेपर प्रेशर। लिख लो गिवन क्या क्या है, गिवन है ना, वेपर प्रेशर किसे डिनोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल को ले लेते हैं MeTHNA1। मिथेनॉल कितना है, सॉरी इथेनॉल पहले, मिथेनॉल ले लिया मैंने, ये है 88.7 mm of Hg। सिमिलरली
ये कितना दिया है, इथेनॉल का कितना दिया बेटा, बोलो जरा। ये दिया है 44.5 mm ऑफ Hg, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल दिया है 60 ग्राम, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। और मिथेनॉल है गिवन वैल्यू 40 ग्राम, ठीक। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है हमारे पास। प्योर फॉर्म पे मिथेनॉल नहीं, पार्शियल प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास मिथेनॉल है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल है। इथेनॉल का यहाँ पर क्वांटिटी है, मिथेनॉल की क्वांटिटी है, मास है हमारे पास। तो आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन, टोटल वेपर प्रेशर आपको निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो वी टोटल सॉरी पी टोटल आपको निकालना है, ठीक है। पी टोटल के लिए क्या चाहिए बेटा, आपको पी ए प्लस पी बी चाहिए, ये चाहिए आपको, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, है ना। तो एक्स ए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ए आप निकालोगे तो पी ए निकलेगा, पी ए निकलेगा तो पी टोटल निकलेगा। तो एक्स ए आपको चाहिए, तो एक्स ए कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल से, सॉरी नंबर ऑफ मोल से, यस ऑफ कोर्स। भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल से। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमको पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल पहले निकालो, ओके। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, ये आपको चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मास ऑफ द इथेनॉल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल हो जाएगा। अब बोलो मास ऑफ इथेनॉल कितना दिया बेटा, 60 ग्राम दिए, 60 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकालो इथेनॉल का, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, यहीं पे निकाल दो ना इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम ऑफ क्या, मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। कार्बन कितना है, 2 टाइम्स कार्बन, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 12, 24 डायरेक्ट कर दूं, 24, ठीक है। हाइड्रोजन टोटल 6, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया बोलो, 24 एंड 6 30, 30 एंड 16 46, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 46। करो कैलकुलेट, 2 30 जा, 2 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 और इधर 0 आ गया, तो 23 1 जा 23 प्लस कितना गया 7, कितने में जाएगा बेटा, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 3 टाइम हो जाएगा, 23 इंटू 5 कर देना, इस 500 ज्यादा हो जाएगा, 3 69, ठीक है, 0.3 डेसिमल वैल्यू नहीं ले, 1.3 ले, आगे ना जाए, ठीक है। चलो सिमिलरली नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल निकल गया 1.30 मोल। ऐसे हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल कैलकुलेट करेंगे। मिथेनॉल निकालिए, यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल CH3OH, बोलो कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है 1, तो मॉलिक्यूलर मास जो है 12, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16, क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 32, ओके। तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां आगे कैलकुलेट कर लू मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है बेटा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूं मैं, गिवन मास 40 डिवाइडेड बाय 32, क्या हो जाएगा 40 ग्राम डिवाइडेड बाय, लिख लो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास कितना दिया 40 बाय 32, क्या हो जाएगा 20 टाइम्स, हो जाएगा 16 टाइम्स, हो जाएगा 10 टाइम्स, हो जाएगा 8 टाइम्स, हो जाएगा 5 टाइम, हो जाएगा 4 टाइम, क्या आएगा बेटा 4 1 जा 4, डेसिमल आया 1 आया, 4 2 जा 8, है ना, 4 5 जा 1.25 मोल, 1.25 मोल आया, क्या आया बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल। तो अब हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ X
मिथेनॉल, चलो इथेनॉल जो भी निकालो पहले, ETOH लिख लो मैं, इथेनॉल। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना है, 1.30, 1.30 डिवाइडेड बाय 1.30 प्लस 1.25, क्या हो जाएगा बेटा, 1.30 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करोगे तो 2.55, ठीक है, जाएगा 130 बाय 255, 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51, 51 का आधा 26, 52 का आधा, 52 का आधा होता है 26, है ना, 0.5 हो जाता है, ये 51 से डिवाइड करा, 51 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 0.51, कम से डिवाइड कर रहे हैं ना, ज्यादा से डिवाइड करते 53 से करते, 52 से करते 0.5 आता, और ज्यादा करते तो और कम आता, ठीक है, 0.51, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, अप्रोक्सीमेटली ले लिया, ठीक है, 0.51। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ MUOH ले लेते हैं, मिथेनॉल का कितना हो जाएगा बट 0.49 हो जाएगा, अरे 1 में 0.51 माइनस कर दो, ठीक है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 2.25, 2.55 हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 255, डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 20, 51 डिवाइडेड बाय 21, 25 51 से डिवाइड करो 25 को, क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है, सही है कि नहीं, देख लो जरा, चेक कर लो, अरे सॉरी मोल फ्रैक्शन, मोल नहीं, ठीक है, तो इतना नोट करो बेटा, फिर आगे यहां पर सॉल्व करने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, नोट कीजिए बेटा फटाक से। चलो नोट कर लिया बेटा, ये नोट किया, इरेज करो, अरे चलो मैं थोड़ा सा इसमें बात बता दूं आपको, ये क्या है, प्योर फॉर्म है ना, अभी आप कंफ्यूज होंगे, उससे अच्छा मैं बता देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल मिथेनॉल, ये किसमें, प्योर फॉर्म पे, अभी हम किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम किसी को डिनोट किए हैं क्या, P0A, किसी को डिनोट नहीं किया, चलो है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो, 0.5 ज्यादा क्वांटिटी में कौन, इथेनॉल, कुछ नहीं होता उससे, वैसे यहाँ पर हम ले ले P0 ऑफ A, इथेनॉल को बोल दिए P0 ऑफ B, ध्यान रखना, ठीक है, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, बाकी जो मैं रेस कर दूं, इसका तो काम हो गया, इसकी अभी नीड पड़ेगी बेटा, है ना, इक्वेशन यहां से फ्रॉम राउल्ट लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से देखते हैं क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है प्योर फॉर्म पे, इसके पार्शियल प्रेशर और इसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन की इक्वल, पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर इन द प्योर सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। XA की किसके लिए है, सपोज ये मिथेनॉल के लिए, हमने किसके लिए, मिथेनॉल के लिए लिया, मिथेनॉल के लिए, मिथेनॉल का हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाले, कितना है बेटा यहाँ प्योर फॉर्म पे 88.7 है, मोल फ्रैक्शन कितना आया मिथेनॉल का, 0.49 आया है, 0.49 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 9 से 1 जा 63, 6 78 8 से 1 72 और 7 79, 4 से 1 जा 28, 2 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 1 2 34, 3 4 8 जा 32, 35, 3 16 6 1 आया, है ना, 9 and 4 13, 13 and 1 14, 4 5 and 1 6, 6 and 7 13, 1 ये हो जाएगा 4, 1 2 3 times by decimal, 43.46, क्या बेटा 43.46, कितना है 43.46, थोड़ा ज्यादा इरेज कर दिया, P0A की वैल्यू 88.7 इंटू 49, 0.49,
सॉरी 0.49, ठीक है। 43.46 आ गया। क्या आया इसका पार्शियल प्रेशर है mmHg में। सिमिलरली हम पी बी के लिए निकाल लेंगे। पी बी निकालो बेटा, पी बी पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, ठीक है। पी नॉट ऑफ बी एक्स बी निकालिए, कितना आएगा कैलकुलेट करो। पी बी पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी की वैल्यू, सॉरी पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू 44.5 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा बेटा, करो जरा। 445 इंटू 5 5 जा 25 22 22, ठीक है। 5 5 5 4 9 4 and 2 6 2 2, क्या आ जाएगा 1 2 3 3 टाइम पर डेसिमल 22.695 22.695 69 mmHg। चलो दोनों को ऐड करो, है ना। पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी निकाल लीजिए बेटा। पी टोटल, आपको पी टोटल ही तो निकालना है, मतलब पी प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना था। पी टोटल निकालिए, कैसे निकलेगा 43.46 प्लस 22.69, 15 9 6 15 5 1 6 and 1 7 7 4 11 1 1 2 3 3 and 3 6 2 and 4 6 66.15 mmHg। ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए, ठीक है, नोट करते हुए आ रहे हैं, है ना। 2-3 बार बोर्ड फिल हो गया, नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg 415 mmHg। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा गिवन वैल्यूज, है ना, तो स्पेस कम है, आप थोड़ा समझिएगा। CHCl3 का वेपर प्रेशर, क्या लिख ले हम इसको, CHCl3, देखो पहले यहाँ डिनोट कर लेते हैं। CHCl3 को हम A मान लेते हैं और CH2Cl2 को हम यहाँ पर B ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दो है, एक है क्लोरोफॉर्म A ले लिया, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ठीक है। अब इसमें गिवन वैल्यूज लेने, है ना, गिवन वैल्यूज XA दिया, नहीं वेपर प्रेशर दिया, P नॉट ऑफ A क्लोरोफॉर्म पे दिया है, कितना दिया है, क्लोरोफॉर्म का पहले आएगा 200 mmHg और P नॉट ऑफ B कितना दिया है बेटा, ये दिया है 415 mmHg, ठीक, समझ में आ रहा है, इतना पढ़ लिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, हमको वेपर फेज पे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमको x डैश a कैलकुलेट करना है और x डैश b कैलकुलेट करना है ईच कंपोनेंट का, ठीक है। अगर ये x डैश a निकालना हो तो क्या होता है आपको मालूम है, PA डिवाइडेड बाय P टोटल, ठीक है। तो PA हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब PA निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे जाते हैं, अभी पूरा लिख लेते हैं जितना दिया है ना। इन वेपर फेज फॉर द मिक्सचर ऑफ 0.47 मोल, मिक्सचर ऑफ मतलब मोल्स दिया, यहाँ पर मोल्स दिया है, मोल्स के किसी का n से डिनोट करते हैं, Na कितना दिया बेटा 0.47 मोल, है ना। अच्छा नहीं, क्लोरोफॉर्म A से हम डिनोट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म का मोल कितना है बेटा 0.213, ध्यान दें 0.213, और इसका कितना है 0.47, NB कितना ले लिए 0.47 ले लिए, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां लिख लो, ये CHCl3 का है, ये CH2Cl2 का है, ठीक। हमको क्या निकालना है, वेपर फेज पे ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, मतलब कि x डैश a कैलकुलेट करना है।
तो इसके लिए भी मैं अभी बताना चाह रहा था, पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल होता है, ये अभी हमने देखा। ठीक है, पी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। भाई पी ए होता क्या, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट लॉ के पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, यहां पर ये जो एक्स ए है ये मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, हम किस में चाहिए, गैस फेज में, तो हम लिक्विड फेज में भी पहले निकालना पड़ेगा, पी नॉट ए वस्तु गिवन है, एक्स ए भी निकालना पड़ेगा, एक्स ए निकालिए, एक्स ए। ठीक है, ये हो गया हमारे डिवाइडेड बाय पी टोटल, डिवाइडेड बाय पी टोटल, ये हमारा एक्स डैश ए का है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमको अभी बाद में यूज होगा, अभी तो नहीं, अभी तो हमको एक्स ए कैलकुलेट करना है, तो एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले एक्स बी ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, चलो एक ही मतलब कुछ भी लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी ले लिया, यहां पर 0.47 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.213 प्लस 0.47, कहां से है मालूम आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन तो इसे निकालेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे भाई, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ऐसे ही तो निकालेंगे। ठीक है, तो एन बी कितना है बेटा यहाँ पर 0.47 और एन ए कितना है, एन ए कितना है 0.213 प्लस 0.47। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.47 और ये हो जाएगा बेटा 3 7 and 1 8 2 and 4 6 0.683, 0.683। अब इसको कैलकुलेट कीजिए बेटा, कैलकुलेट करेंगे आप लोग, कैलकुलेट करेंगे है ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 0.688 मोल्स, कितना हो जाएगा 0.688 मोल्स नहीं आएगा, सॉरी तो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स बी कितना है बेटा 0.688, तो यहां से हम एक्स ए भी निकाल सकते हैं, बोलो है ना, यहां से हम एक्स ए भी निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, आप लोग नीचे कंटिन्यू करोगे, ऐसे साइड वाइज नहीं बनाएंगे, इज इक्वल टू 1 होता है, एक्स ए और एक्स बी को ऐड करने पे हमेशा 1 आता है। ठीक है, एक्स ए आप कैलकुलेट कर, एक्स बी कैलकुलेट कर चुके, तो एक्स ए प्लस 0.688 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.688 इज इक्वल टू 0. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.000688, 2 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3, 0.312, कितना देगा बेटा 0.312। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये वेपर फेज में है, सॉरी ये लिक्विड फेज में, ये वेपर फेज में नहीं है। अब हमको और कुछ पी टोटल चाहिए, पी टोटल वो भी निकाल लेते हैं, पहले पी टोटल चाहिए था ना, वो भी निकाल लो, पी टोटल कैसे निकालते हैं बेटा, पी ए प्लस पी बी, ऐसे निकालते हैं। पी ए कैसे निकालेंगे, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, सबकी वैल्यू पुट कर दें, यहां पे पुट कर दो, पी नॉट ऑफ ए कितना है पी नॉट ऑफ ए यहां पढ़ दिया है, ये पी नॉट ऑफ ए 200 mm Hg, एक्स ए कहीं कैलकुलेट किए, ये रहा एक्स ए की कितना आया बेटा वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू आई इंटू 0.312। ठीक है, प्लस पी नॉट ऑफ बी, कहां है बेटा पी नॉट ऑफ बी, ये रहा 415 इंटू एक्स बी की वैल्यू कितनी आई है 0.688 आई। चलो कैलकुलेट करें इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये तो बढ़िया आसान था, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 62.4, ये दोनों हटा दो 62.4 प्लस यहां पर ये तो तकलीफ में आ गए हम है ना 688 इंटू 415। भाई जिसको 415 का टेबल आता हो तो आप लोग कर लीजिएगा, मेरे को नहीं आता भाई 415 का, तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 6 जा 34, 688, 4 8 जा 32,
4 8 जा 32 and 3 35, 4 6 जा 24, 24 and 3 27, 0 8 and 4 12, 4 and 1 5, 5 and 2 7, 7 and 8 15, 1 इधर आ गया, 6 6 6 12, 12 and 3 15, 7 and 1 8 2, ठीक है, ये आ गया 1 2 3 1 2 3 283.52, क्या लिख लें 283.52, ये दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देते हैं 62.4 0 2 4 4 and 9 2 and 3 5 एंड ये हो जाएगा 14 2 and 0 6 and 4 14 और ये होगा 345.92, कितना जाएगा 345.92, ठीक है, चल बढ़िया 345.92। पी टोटल में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, चेक करें जरा, देखिए बेटा वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन इतना, ये थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, देखें जरा मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कहीं हुआ होगा, यहाँ देख लेते हैं 5 8 जा 40, 5 8 जा 44, 5 4 हो गया, 5 6 34 हो गया, ये 6 88 ये भी 4 8 जा 32 2 3 4 8 32 प्लस 3 35 5 3 आया, 4 6 जा 24, ये तो सही है मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी एडिशन देख लेते हैं 0 4 and 8 12, 2 वहां से 1 आया, 8 and 4 and 1 12 and 13 13 into 15 15 5 1 आया है ना, 6 and 3 9 9 and 5 14 14 और 15, हाँ यहाँ है 15 5 है ना, 1 आया 27 plus 1 28, 285.52 था यहाँ पर, 285.52 है ना, 2 टाइम ऐड हो गया तो 347.9, अभी ठीक है। ये आ गया क्या बेटा इसका mmHg, ये इसका प्रेशर आ गया, ठीक है, टोटल प्रेशर आ गया। अब टोटल प्रेशर के बाद देखते हैं, टोटल प्रेशर के बाद अभी देखिए बेटा आगे और क्या निकालना है हमको, पी टोटल मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट का मिल गया, बस अब हम वेपर फेज का निकाल सकते हैं। यहां से वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने कुछ समय पहले किया था, अगर मेरे को है ना क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 किससे डिनोट किए हैं, इन वेपर फेज है ना, CHCl3 को डिनोट किए हैं A से, मतलब कि अगर मैं इसको x डेस A ले लूं तो x डेस A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x डेस A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A, सॉरी इसको क्या था, ये PA डिवाइडेड बाय P टोटल, ये था PA कैलकुलेट किए हैं क्या हमने, PA कैलकुलेट किया, देखो ये दोनों को एक साथ किया है ना, 62.4 PA निकला 62.4, तो यहां 62.4 पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाय P टोटल कितना आया है 347.92, 347.92, यहां से आप कर सकते हो कैलकुलेट x डेस A से, ठीक है। बाकी तो अगर मान लो आप ये सब नहीं निकाले हो तो वहां से भी कर सकते थे, आप PA की वैल्यू यहां पुट करते तो, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, कीजिएगा जरा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं यहां पे, ये आ जाएगा बेटा 0.18, ओके, ये आ जाएगा 0.18। सिमिलरली x डेस b ये क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा PB डिवाइडेड बाय P टोटल, PB कितना आया है, PB यहां पर निकाले हैं हमने, PB है 285.52 डिवाइडेड बाय P टोटल 347.52, इसको कर लेंगे कितना आएगा, कीजिएगा जरा क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.82, ठीक है, वैसे आप यहां से 1 से इसको माइनस करते तो भी हो जाता, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, सॉरी सॉल्यूशन नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। ये था, इतने टाइप के कॉन्सेप्ट थे हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड हो, और अगर वो सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल है। बट सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल होते हैं, है ना। नॉन वोलेटाइल सॉलिड अगर है तो, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल, जैसे कि आयोडीन वगैरह ना हो, अमोनियम क्लोराइड ना हो, ये सब वोलेटाइल है, डायरेक्ट गैस बन जाते हैं हीट करने पे, तो वो वेपराइज हो सकते हैं। अब नॉन वोलेटाइल के समझिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप यहां पर रख दिए आज 10 ग्राम, ठीक है, तो 2 दिन बाद आओगे तो भी वो 10 ग्राम ही रहेगा। समझ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल, वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब समझिए। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज लिक्विड में है, उस केस में हम राउथ लॉ या वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। वेपर प्रेशर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, ब्रैकेट में लिख लो सॉलिड। इस केस में क्या होता है देखिए, इसको अगर हम पी टोटल लेते हैं, पी टोटल हमेशा क्या होगा बेटा, पी ए प्लस पी बी होगा, है ना। डाल्टन लॉ से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राउथ लॉ के अकॉर्डिंग, राउथ लॉ फ्रॉम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए क्या होता है ना, पी ए सपोज यहां पर सॉल्वेंट है, यहां पर लिख लो, वेयर ए इज द सॉल्वेंट एंड बी इज द सॉल्यूट। ये डिनोट करना जरूरी है, तो समझ में आएगा, है ना। ए इज द सॉल्वेंट, बी इज द सॉल्यूट। तो पी ए क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पी बी क्या, वैसे ही पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। अब पी नॉट बी होगा कि नहीं होगा ये सोचो। प्योर फॉर्म में NaCl को रख दिया, NaCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, NaCl को प्योर फॉर्म पे रख दिए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये बीकर के अंदर मैं रख दूं, क्या वेपर प्रेशर को जनरेट होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, नहीं। प्योर फॉर्म पे NaCl, मतलब पी नॉट बी हमेशा यहां पर क्या होगा, 0 होगा। एक्स भी चाहे जो भी हो, एक्स भी चाहे जो भी हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.1 हो, कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी हो, कितनी भी कम क्वांटिटी हो, पी नॉट भी तो 0 होगा। तो पीबी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसकी वजह से पीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी ए पे यहां पर वैल्यू रखेंगे, यहां पर पहले वैल्यू रखो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, पी ए इज इक्वल टू, किसमें वैल्यू रखना है, यहां पर, सॉरी ये इक्वेशन 2 ये, ठीक है। इक्वेशन 2 पे वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 0, तो 0, मैं क्या कर रहा हूं, गलत हो रहा है बार बार। पी बी इज इक्वल टू 0 हो गया, पी ए इज इक्वल टू दिस वन, यहां पर रखना है दोनों की वैल्यू। यहां इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 पे वैल्यू रखिए, है ना। पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। चलो वैल्यू पुट करो, आसान है। पी टोटल, पी ए किया है बेटा, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस 0, मतलब क्या हो गया, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये है क्या, पी ए, ये है क्या, पी ए। तो पी टोटल जो है पी ए की इक्वल है। एक्स ए क्या होगा, अब यहां पर ऐसे ही बोल सकते हो, एक्स ए क्या होगा बेटा, यहां पर एक्स ए, पी टोटल इज पी नॉट ए। चलो ठीक हो गया। तो ये है आपका एक्चुअली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको कैसे लिखोगे आप, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, यहां पर मैं लिख लूं
क्या हो जाएगा ये, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू दी टोटल वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute is equal to the ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर is equal to the product of vapor pressure of solvent and its मोल फ्रैक्शन और उसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। कब? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, राउल्ट लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये चीज है। ठीक है, अभी आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए, ये XA की वैल्यू अगर मान लो मैं यहां पर पुट करूं, अगर XA की वैल्यू पुट करूं तो क्या होगा बेटा, जरा देखेंगे, है ना। XA की वैल्यू अगर मैं पुट करूं 0.9, कब आएगा 0.9? अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 0.1 तक ऐड करूं, अगर मोल फ्रैक्शन XB, है ना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 रहेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.9 हो जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा अमाउंट इसका ऐड कर दिया, 0.9 हो गया। सपोज P0A को एक फिक्स वैल्यू ले लूं मैं 100, P0A सपोज 100 है, मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। P टोटल में निकालना चाहो, आपने क्या लिया, X 0.1 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो XA हो गया 0.9। ठीक है, तो XA हो गया 0.9 और सपोज कि P0 ऑफ A जो है, मतलब कि वाटर का एक्चुअली होता कितना है बेटा, वाटर का प्योर सॉल्वेंट का होता है 760 mmHg। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं 100 कर लिया। ठीक, 0.9 से आप मल्टीप्लाई किए तो पी टोटल कितना आ जाएगा बेटा, पी टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, आ जाएगा 90। अगर इसको मैं 0.8 ऐड करूं, इसको 0.2 ऐड करूं तो ये 0.8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। 100 इंटू 0.8 हो जाएगा, 100 इंटू 0.8, उस केस में कितना आएगा 80। मतलब देखो आप, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा ऐड कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही क्या होते जा रहा है बेटा, कम होते जा रहा है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होते जा रहा है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से 0.2 ऐड किया तो 80 हो गया, 0.1 ऐड किया तो 90 हो गया। अगर प्योर सॉल्वेंट का मैंने 100 लिया है तो, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का 100 लिया है तो दो चीज आपको समझ में आएगी। एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में, एट द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये ऐड कर लीजिए ना, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर रेस कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बढ़िया, है ना। इफ आई ऐड in the presence of non-volatile solute, in the presence of non-volatile solute, always P total will be less than P naught of A, where P naught of A is the vapor pressure of pure solvent। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, बोलो। मैंने P naught of A सपोज 100 ले लिया स्टैंडर्ड वैल्यू, 0.1 सॉल्यूट ऐड किया तो ये 0.9 हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो कितना आ गया 90। और प्योर सॉल्वेंट कितना है 100, प्योर सॉल्वेंट का 100 है और सॉल्यूशन में कितना हो गया 90, मतलब P नॉट ए हमेशा ज्यादा होगा P टोटल की। 0.2 किया इसको तो ये 0.8 हो गया, इसको 0.2 किया तो ये 0.8 हो गया। अब 0.8 से जब मैंने इंटू किया 100 को, मतलब P टोटल निकालने के लिए तो कितना आ गया 80। P टोटल ऐसे नहीं कर रहा ना, ये XA की जगह क्या रखा
8, इसलिए 100 रखा तो कितना आ गया 80। मतलब कि जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मेरे पास पी टोटल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पी टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू द पी नॉट ऑफ ए। और ये सब आ कहां जा रहा है, फ्रॉम एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां से आ रहा है कि नहीं। दस हम ये बोल सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ नहीं, ऐसे मत, हम ऐसे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट always decreases the presence of non-volatile solute always decreases the vapor pressure of solution। इसको आप ये भी बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट लोअर्ड या कम हो जाता है, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है, गेट लोअर्ड, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इट इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलवेज डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज नोन एज काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, इट इज नोन एज बेबोज लॉ। ध्यान रखेंगे ये बेबोज लॉ है, ओके बेटा। तो बेबोज लॉ भी ध्यान रखेंगे, क्या होता है जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होते जाएगा। ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, है ना, ये तो आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले चुके हो, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये है बेबोज लॉ, ये बेबोज लॉ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। देखो बेटा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है, इज 750, सॉरी ना ये रॉन्ग है, 750 mmHg एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो सॉल्यूशन देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले गिवन क्या है देखो जरा, पी टोटल दिया हुआ है, पी टोटल इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का है ना, एक बार सॉल्यूशन का है, ये दिया है 750 mmHg दिया है, ठीक है, एट 100। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का मतलब XB का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, XA का नहीं, आपको XB का मोल फ्रैक्शन यहां पर कैलकुलेट करना है। XB इज इक्वल टू फाइंड, है ना। अब ये ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले फॉर्मूला रखेंगे, क्या होता है बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू XA, ठीक है। पी टोटल कितना दिया है 750 mmHg, पी नॉट ऑफ ए, अब याद रखेंगे पी नॉट ऑफ ए अभी आपको कभी भी गिवन नहीं होगा अगर वो वाटर है, तो पी नॉट ऑफ ए ऑफ वाटर, है ना, वाटर का कितना होता है बेटा 760 mmHg, ठीक है, 760 mmHg, 760 mmHg इंटू XA, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 760, यूनिट कट जाएगा, इंटू XA इज इक्वल टू XA, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, XA इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 0 कट 75 डिवाइडेड बाय 76, तो ये हो जाएगा 76 0 जा 76 0 जा 0, ठीक है। अब ये जाएगा 750.9 टाइम जाएगा, है ना, 760 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 63 एंड 5 68, 684 चला गया, 684 कितना जाएगा यहाँ पर, 10 में से 4 गया 6, 4 8 6 66 660, कितना टाइम जाएगा, अब 8 टाइम जाएगा, चलो 0.98 आया,
तो एक्स ए की वैल्यू 0.98, आगे कैलकुलेट नहीं करो मैं, 0.98, तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स बी इज इक्वल टू, फाइंड करें, ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करो, एक्स ए की आ गई है 0.98 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.98 क्या हो जाएगा 0.02। ये आ गया आपका एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जो आपको निकालना था। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02, ये आपको मिल गया, ये आपको सॉल्व करना था। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट हमारा था राउल्ट लॉ का, हमारा पूरा टोटल टॉपिक बेस्ड था राउल्ट लॉ पे। दो टाइप के सॉल्यूशन हमने पढ़े, ठीक है, एक तो पढ़ा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और एक हमने पढ़ा सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, एक बार रिमाइंड करके फिर से देखिए और नोटबुक से, सॉरी, आपके बुक से क्वेश्चन निकाल करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द अनदर वीडियोस uploaded by me in the YouTube. Thank you so much. Keep watching, keep practice.